बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल अनी ट्यूटोरियल क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग आपदा और आपदा प्रबंधन इसका पार्ट 2 वीडियो देखेंगे। ठीक है बच्चों, मैं आपको बता दूं कि ये जो है मैंने वीडियो इस प्रकार बनाया है कि क्लास 9 और क्लास 10 दोनों के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उन सभी टॉपिक पर मैंने जिक्र किया है। और इसके पहले मैंने इसका पार्ट 1 वीडियो बना दिया है जिसमें मैंने कुछ चीजें बता दी हैं, जैसे आपदा का परिभाषा बता दिया है, आपदा कितने प्रकार के होते हैं ये बता दिया है, आपदा मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव डालते हैं ये सारी बातें मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया है। उसके बाद मैंने आपदा प्रबंधन पर भी इसके पहले वाले वीडियो में जिक्र कर दिया, डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, ठीक है, और किस तरह हम लोग आपदा को कम कर सकते हैं, आपदा के प्रभाव को किस तरह से हम लोग मैनेजमेंट कर सकते हैं ताकि लोगों पे इसका प्रभाव कम पड़े। उसके बाद आपदा प्रबंधन की जो संकल्पना है वह क्या है उसके बारे में बता दिया है। ठीक है, इन सब चीजों पर मैंने इसके पहले वाले वीडियो में जिक्र किया है। और प्राकृतिक आपदा में मैंने सुनामी, उसके कारण, उसके परिणाम का जिक्र कर दिया है। सुनामी के कारण, सुनामी का जो प्रभाव पड़ता है उस प्रभाव पर भी जिक्र किया है। सुनामी से हम बचने के लिए कौन कौन से उपाय कर सकते हैं इसका भी जिक्र पहले वाले वीडियो में मैंने किया हुआ है। ठीक है, और भूकंप के बारे में भी मैंने आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा दिया है। भूकंप के कारण का भी जिक्र ऑलरेडी मैंने इसके पहले वाले वीडियो में किया हुआ है। भूकंप का माप सिस्मोग्राफ, ठीक है, भूकंप का माप सिस्मोग्राफ द्वारा रिक्टर स्केल पे होता है, ये भी मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बता दिया। भूकंप का प्रभाव, ठीक है बच्चों, और उसके बाद भूकंप से बचाव के उपाय, भूकंप से बचाव के उपाय, इन सब चीजों पे जिक्र मैंने इसके पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी किया हुआ है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो काइंडली वो वीडियो आप लोग जाकर देख लीजिए, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। आज जो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, आज हम लोगों का जो मेन टॉपिक है वह है आपदा। और आपदा में कौन सा आपदा? प्राकृतिक आपदा, जिसके अंतर्गत हम लोग बाढ़ को समझने वाले हैं। बाढ़, बाढ़ के कारण, बाढ़ के परिणाम, इन सब चीजों पर हम लोग आज जिक्र करेंगे। ठीक है, बाढ़ है क्या? सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में, बाढ़ है क्या? व्हाट इज फ्लड? तो याद रखिए, बाढ़ एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है। जब नदी का जो जल है, नदी का जल, नदी में जो पानी है वह पानी उसकी कैपेसिटी से बाहर हो जाए। नदी में जितना पानी ग्रहण करने की क्षमता है, और जब वो क्षमता उसकी कैपेसिटी से बाहर हो जाए तो पानी गलत दिशा में बहने लगती है, और गलत दिशा में पानी का बहना ही बाढ़ कहलाता है। जब जैसे ये नदी है, जब तक नदी अपने रास्ते से पानी को लेकर जा रही है तो बाढ़ निकल आएगी। लेकिन जब यही नदी का पानी, जैसे रास्ता मेरा नदी का ये है, ठीक है, और ये जो पानी बहता हुआ जा रहा है इसके अंदर से, ये पानी अचानक नदी को फॉलो करके बाहर वाले एरिया में फैलने लगे, नदी के तलछट को पार करके वो बाहरी एरिया में फैलने लगे, गलत दिशा में जाने लगे। पानी, नदी का रास्ता ये है, पानी ऐसे जाना चाहिए, लेकिन पानी इस एरिया में, इस एरिया में, इस एरिया में फैलने लगे तो वह बाढ़ कहलाता है। ठीक है, यानी बाढ़ मनुष्य के द्वारा नहीं लाया गया, बाढ़ को लाने वाला मनुष्य नहीं बल्कि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, आपको नेचुरल डिजास्टर है। ठीक है, ठीक है, तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। जब किसी नदी, तालाब, नहर या जलाशय का पानी अपने किनारे को तोड़कर या भरकर गांव, शहर या और खेतों में फैल जाता है तो उसे बाढ़ कहते हैं। जब नदी का पानी, तालाब का पानी या और भी किसी चीज का पानी अपने किनारे से बाहर निकलकर, अपने किनारे से बाहर निकलकर आसपास के एरिया में फैल जाए, चाहे वो गांव में फैल जाए, शहर में फैल जाए, खेतों में फैल जाए, तो ये स्थिति बाढ़ कहलाती है। भारत में विशेषकर बाढ़, जो बिहार है, अपना बिहार राज्य, यह बाढ़ से ज्यादा प्रभावित है। भारत का जो बिहार राज्य है वह बाढ़ से ज्यादा प्रभावित है, खास करके भारत का उत्तर बिहार। उत्तर बिहार में बाढ़ से भयंकर तबाही मचती है। और हम सब जानते हैं कि जो कोसी नदी है, कोसी नदी बिहार का शोक कहलाता है। ठीक है, और बिहार में भयंकर तबाही मचती है बाढ़ के कारण।
अपने एरिया में प्रसिद्ध है। बिहार जो है बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। हर वर्ष गंगा, कोसी, गंडक, बागमती, इन सभी नदियों में पानी के कारण भारी उफान आता है और ये गांव तथा खेतों में जलमग्न कर देते हैं। गांव तथा खेतों को जलमग्न कर देते हैं। गांव और खेतों में पानी भर जाता है और हमारे एरिया में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर देता है। तो क्लियर समझ में आ गया? यानी जब नदी, तालाब, झील, पोखर, कुछ भी कहिए, उसका पानी तटबंध को पार करके आसपास के एरिया में फैल जाए तो यह कंडीशन बाढ़ कहलाता है। और ये पानी कहाँ कहाँ फैल सकता है? गांव में फैल सकता है, शहर में फैल सकता है, इन सब एरिया में फैल जाए, खेतों में फैल सकता है, तो बाढ़ कहलाता है। भले पानी बहुत ज्यादा भर जाए लेकिन वो नदी के रास्ते से जा रहा है तो वो बाढ़ नहीं है। जब तक वो नदी से बाहर नहीं निकलेगा वो बाढ़ नहीं कहलाएगा। अब हम लोग पढ़ लेते बाढ़ का कारण क्या हो सकता है। तो देखिए, बाढ़ का सबसे पहला कारण अत्यधिक वर्षा। जब बहुत ज्यादा वर्षा होगा तो बाढ़ होने की संभावना बढ़ जाएगी। दूसरा है नदियों में गाद जमा होना। जैसे मान लीजिए नदी इतना डीप है, ठीक है, नदी के डीप इतना है, अब नीचा में गाद यानी कीचड़ जमा हो गया तो नदी की गहराई कम गई। नदी की गहराई कम गई तो पानी जो आया, मान लीजिए नदी में 10,000 या 1,00,000 लीटर पानी समाने की क्षमता थी पहले, लेकिन गाद बढ़ गया, नीचा में कीचड़ बढ़ गया, मिट्टी बढ़ गया तो गहराई कम हो गई। अब यहाँ पर कितना पानी आ रहा है? 50,000 लीटर ही पानी आ रहा है। बाकी जो वर्षा के समय 1,00,000 लीटर पानी की कैपेसिटी थी, गाद बढ़ जाने से नदी की गहराई कम हो गई और जो पानी है, एक्स्ट्रा पानी क्या होगा? आसपास के एरिया में नदी को तोड़ करके बाहर निकलने लगेगा और बाढ़ की स्थिति पैदा करेगी। यानी कहीं ना कहीं नदियों में गाद बढ़ जाने से जल निकासी का मार्ग बंद हो जाने से, या गाद बढ़ जाए जिससे नदी की गहराई कम हो जाए, पानी के निकलने का रास्ता बंद हो जाए, इन सब कारणों से भी बाढ़ आती है। अगला है पहाड़ों और वनों में अंधाधुंध कटाई। देखिए, हम सब जानते हैं कि जैसे मिट्टी है, ये हमारी जमीन है, यहाँ पर कोई पौधा रखा हुआ है, ठीक है, और ये पौधा की जड़ें हैं, ये जड़ें क्या करती है? जमीन के अंदर के जल को अवशोषित करके ऊपर भेजती है पत्तियों में, और पत्तियों से वो जल भाप बन के क्या होता है? बाहर निकलता है। जब हम लोग इस पौधे को काट देंगे, इस पौधे को काट दिए तो नदी के अंदर का जल वाष्पीकरण द्वारा बाहर नहीं निकल रहा है और नदी के अंदर जल मौजूद है, अभी भी पूरा जल तो निकलेगा नहीं, जल मौजूद है। और बाढ़ जब आएगी, बाढ़ का पानी आएगी तो मिट्टी अब जल को नहीं सोखेगा। क्यों नहीं सोखेगा? क्योंकि जितना पानी पहले से पानी तो ऑलरेडी मौजूद है। अगर पेड़ रहेंगे, ढेर सारे पेड़ हैं, तो ये सब इस पेड़ जो है वो गर्मी में जमीन के अंदर का पानी को खींच करके वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा बाहर निकल रहा है, पानी बाहर निकल जा रहा है और जमीन के अंदर पानी की कमी हो रही है। अच्छा, बाढ़ का पानी आ रहा है तो वो पानी जमीन के अंदर चला जा रहा है, जिसके कारण पानी जमीन के अंदर चल जाने से पानी की मात्रा घट जा रही है और बाढ़ नहीं आ रहा है, यानी पानी का प्रभाव कम हो जा रहा है। लेकिन हो क्या रहा है? ध्यान दीजिए, हो क्या रहा है? जब पेड़ हम नहीं काट रहे हैं, पेड़ को हम नहीं काट रहे हैं, सॉरी, पेड़ काट दे रहे हैं, जब पेड़ कट जा रहे हैं, जब हम पेड़ काट रहे हैं, पेड़ को काट दे रहे हैं, तो नदी के अंदर जो जमीन के अंदर का जो पानी है वो पानी बहुत कम मात्रा में बाहर निकल रहा है, यानी पानी पहले से मौजूद रह जा रही है। जब पानी पहले से मौजूद रह जा रही है तो बाढ़ का पानी ज्यादा सूख करके जमीन के अंदर नहीं जा रहा है। जब सूख करके जमीन के अंदर नहीं जा रहा है तो 100% वो पानी जो है आसपास के एरिया में फैल रहा है और बाढ़ की स्थिति आ रही है। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो वनों को काट रहे हैं, वन का काटा जाना भी बाढ़ का एक कारण है। बाढ़ का एक कारण है तटबंध का टूटना। तटबंध, तट को बांधने वाला, और तट को बांधने वाला क्या कहा था? बांध। जब हमारा बांध टूट जाता है, क्योंकि मान लीजिए ये नदी है, नदी के मार्ग में हमने बांध बना दिया है, ठीक है, तो ये बांध नदी के पानी को रोक कर है। लेकिन अचानक जब किसी कारण से ये बांध टूट गया तो नदी का पानी क्या होता है? आसपास के ऐसे एरिया में फैलने लगता है जहां पर लोग रहते हैं, जहां पर खेती बाड़ी वगैरह होता है और बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। जल निकासी का सही व्यवस्था न होना। देखिए, अगर वर्षा का पानी, नदी का पानी वगैरह नहर के द्वारा जुटा रहे तो वो नहर के द्वारा मिल करके हुआ समुद्र में या फिर शहर से बाहर निकल जाएगा और बाढ़ की स्थिति पैदा नहीं होगी। लेकिन अगर जल निकासी की व्यवस्था नहीं रहती है,
जल के बाहर निकलने की व्यवस्था नहीं रहती है, तो पानी शहर में खेतों में ही जमा रह जाता है और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा, अत्यधिक वर्षा, नदियों में गाद या मिट्टी का जमा होना, पहाड़ों या मैदानी एरिया में जंगलों का कटना, तटबंधों का टूटना, पानी निकासी की व्यवस्था न होना, ये सब भी कहीं ना कहीं बाढ़ के कारण है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बाढ़ हमारे शरीर पर क्या प्रभाव डालता है या हम पर क्या प्रभाव डालता है। बाढ़ का प्रभाव क्या पड़ता है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, बाढ़ का प्रभाव प्रभाव क्या पड़ता है। प्रभाव देखिए, सबसे पहला प्रभाव तो आप लोग लिख दीजिएगा, जान माल की हानि। कोई भी आपदा में पहला प्रभाव आप इजीली लिख सकते हैं, जान माल की हानि, क्योंकि इसमें लोग भी मरते हैं और लोगों की संपत्ति भी नष्ट हो जाती है। और एक प्रभाव होगा, गांव और शहर पानी में डूब जाते हैं। गांव और शहर पानी में डूब जाते हैं बाढ़ के कारण, पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। खेतों में लगी खड़ी फसलें डूब जाने से नष्ट हो जाती है। लोगों के घर टूट जाते हैं, बह जाते हैं, पशु भी मर जाते हैं। उसके बाद बाढ़ के बाद, पानी निकल जाने के बाद, जो जानवरों के मृत शरीर, ठीक है, कीचड़ वगैरह, ये सारी चीज का क्या होता है, ये सारी चीज सड़ते गलते हैं। सड़ने गलने से वायुमंडल दूषित होता है और संक्रामक बीमारियां भी फैलने लगती है। ठीक है, लोगों को भोजन और पानी की कमी हो जाती है, फसल डूब जाते हैं, ट्यूबवेल वगैरह तक डूब जाते हैं। ट्यूबवेल के अंदर जो पानी निकलता है वो पानी भी दूषित रहता है। पीने योग्य पानी की किल्लत हो जाती है, क्योंकि बाढ़ का पानी आप पी नहीं सकते हैं। बाढ़ के पानी में कई सूक्ष्मजीव और हानिकारक रोगाणु वगैरह होते हैं, आप उसको पी नहीं सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करें बाढ़ का प्रभाव, तो हम इजी वे में समझ सकते हैं। बाढ़ का पहला प्रभाव होता है, गांव और शहर पानी में डूब जाते हैं। दूसरा, खेतों में लगी फसलें नष्ट हो जाती है। तीसरा, लोगों के घर टूट जाते हैं। चौथा, संक्रामक बीमारियां बाढ़ के बाद फैलती है। सातवां, भोजन और पानी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस तरह हम लोगों ने बाढ़ का प्रभाव भी समझ लिया। अब एक क्वेश्चन आएगा कि बाढ़ से हम लोग बचेंगे कैसे, हम लोग क्या करें कि बाढ़ से कम नुकसान हमारा कम हो। तो देखिए, बाढ़ से बचाव के उपाय के बारे में बात करते हैं। तो बाढ़ से बचने का सबसे मेन उपाय है बांध और तटबंध बनाना, वह भी मजबूत बनाना। मजबूत बांध और तटबंध बनाना, मजबूत बांध और तटबंध बनाना पहला उपाय है। ठीक है, दूसरा उपाय है नदियों को समय समय पर साफ करना। समय समय पर नदियों की सफाई करना, क्योंकि नदियों की सफाई होगी, नदियों से कितने गाद हटेगा, नदियों के अंदर से मिट्टी हटेगी, मिट्टी हटेगी तो नदी की गहराई बढ़ेगी और वर्षा का पानी ज्यादा से ज्यादा नदी में कलेक्ट हो सकेगा और वह पानी बाहरी एरिया में, बाहरी क्षेत्र में नहीं फैलेगा और बाढ़ की स्थिति हमारी नहीं आएगी। तो दूसरा उपाय है बाढ़ को कम करने का कि समय समय पर नदी की सफाई करे और नदी की खुदाई करे। दूसरा है वर्षा जल को रोकने के लिए तालाब और जलाशय बनाना। जो वर्षा का पानी है उसको कलेक्ट करने के लिए तालाब और जलाशय बना दे, ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी तालाब और जलाशय में भी जमा हो सके। सभी पानी नदी में नहीं जाएंगे तो नदी में जाएगा तो नदी ओवरफ्लो हो जाएगा, और ओवरफ्लो जो होता है पानी का ओवरफ्लो ही कहीं ना कहीं बाढ़ कहलाता है। ठीक है, लोगों को बाढ़ से पहले सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की व्यवस्था भी करनी चाहिए। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जो लोग हैं वो सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, ताकि सुरक्षित स्थान पर चले जाएंगे तो उनकी जान को कम खतरा रहेगा और नुकसान कम होगा। सरकार और स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा राहत शिविर लगाना, दवाइयों का व्यवस्था करना, भोजन का व्यवस्था करना, पानी का व्यवस्था करना, ये सारे चीज बाढ़ से बचाव के उपाय है। तो क्लियर समझ में आ गया आप लोगों को? बाढ़ से बचाव के पहला उपाय क्या बोले? बांध और तटबंध का निर्माण करना, वह भी मजबूत बनाना। समय समय पर नदियों की सफाई करना, नदियों के अंदर जो गाद है, जो पानी है, उसको हटाना। वर्षा जल को रोकने की व्यवस्था करना, इसके लिए तालाब और जलाशय खोद देना ताकि वर्षा का पानी उस तालाब और जलाशय में जमा हो सके। और लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना, सरकार और स्वयं सेवी संस्थाओं के द्वारा राहत शिविर लगाना, दवाइयों की व्यवस्था करना और भोजन की व्यवस्था करना। क्लियर?
हाँ, अब इस प्रकार हम लोगों ने अब तक जो पढ़ा उसके टॉपिक को थोड़ा समझ लेते हैं। क्या पढ़ा अब तक हम लोगों ने कि बाढ़ एक गंभीर प्राकृतिक आपदा है, बहुत गंभीर प्राकृतिक आपदा है, लेकिन हमें यदि हम सही योजना बनाएं, पर्यावरण संरक्षण करें, पेड़ पौधे लगाएं, आधुनिक तरीके का उपयोग करें और इसके दुष्प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है। यह प्राकृतिक आपदा है, हम इसको रोक नहीं सकते हैं, लेकिन एक प्लानिंग करके सही तरीके द्वारा आधुनिक टेक्नोलॉजी को अपना करके इसके दुष्प्रभाव को हम लोग काफी हद तक कम कर सकते हैं। इसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे, क्योंकि पेड़ लगाएंगे तो जमीन के अंदर जो वर्षा के समय पानी जमा हुआ है वो भाप बन के बाहर निकल जाएगा जलवाष्प की क्रिया के द्वारा पत्तियों के रंध्रों से, और जमीन के अंदर पानी की कमी होगी तो वर्षा का पानी ज्यादा जमीन सोख लेगा, जिससे बाढ़ हमारी नहीं आएगी। नदियों की सफाई करनी चाहिए और आपदा प्रबंधन की जानकारी भी हम लोगों को रखनी चाहिए कि हम लोग आपदा से कैसे बच सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं कुछ चीजें और ध्यान से समझ लें। मानसून की अनिश्चितता के कारण बिहार के किसी न किसी भाग में प्रतिवर्ष बाढ़ आता है। ठीक है, हमारे बिहार में हर वर्ष बाढ़ आता है, क्योंकि मानसून अनिश्चित है, तय नहीं है इतनी वर्षा होगी, इसीलिए हर साल बिहार में बाढ़ आता है। बिहार की कोसी बाढ़ की विभीषिका के लिए बदनाम है। बाढ़ लाने में बिहार का कौन सा नदी बदनाम है? कोसी। इसलिए कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। कौन सी नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो याद रखिएगा, कोसी को। उत्तरी बिहार के मैदान बाढ़ से अधिक प्रभावित है, याद रखिएगा। उत्तरी बिहार के मैदान बाढ़ से अधिक प्रभावित है। और उत्तरी बिहार में कौन से जिले? सारण, गोपालगंज, वैशाली, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, सहरसा, खगड़िया, दरभंगा, मधुबनी, ये कुछ ऐसे जिले हैं जो बाढ़ से बहुत प्रभावित रहते हैं। और इन क्षेत्रों में घाघरा, गंडक, कमला, बागमती और कोसी नदी से बाढ़ आती है। उत्तर बिहार की नदियों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने के प्रमुख कारण हिमालय तराई के क्षेत्रों में अधिक वर्षा है। हम लोग जानते हैं हमारे यहाँ जो बाढ़ आता है, बाढ़ का मेन कारण है नेपाल। नेपाल क्योंकि हिमालय के तराई क्षेत्र में है, वहां अत्यधिक वर्षा होती है और उसी वर्षा का पानी हमारे नदियों को भर देता है, हमारी नदियों में उफान आ जाता है और हम लोग का जो एरिया है वो डूब जाता है। तो बिहार में बाढ़ आने का मेन कारण है हिमालय के तराई भाग में ज्यादा वर्षा होना। एक सर्वेक्षण बनाता है, एक सर्वे बताता है कि बिहार में कुल बाढ़ क्षेत्र 64 लाख हेक्टेयर है। एक सर्वे के अनुसार बिहार में टोटल बाढ़ क्षेत्र कितना है? 64 लाख हेक्टेयर। यानी बिहार का 64 लाख हेक्टेयर भूमि पर प्रतिवर्ष बाढ़ आता है। ठीक है, बाढ़ वह प्राकृतिक आपदाएं हैं, बाढ़ वे प्राकृतिक आपदाएं हैं जिनका संबंध वर्षा से, बाढ़ का संबंध वर्षा से है। जब अत्याधिक वर्षा होती है, मानसून अच्छा होता है, अत्याधिक वर्षा होती है तो नदियों के स्तर में उफान आ जाता है। जब बहुत ज्यादा वर्षा होगी, मानसून सही समय पे आएगा तो नदियों के जल में उफान आ जाएगा, नदियों के जल में बहुत ज्यादा उफान आ जाएगा, नदी ओवरफ्लो होने लगेगी और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। मानसून की अनिश्चितता के कारण भारत के किसी न किसी भाग में प्रतिवर्ष बाढ़ का आगमन होता ही है। कुछ नदियां तो बाढ़ की विभीषिका के लिए बदनाम है, कुछ नदी ऐसी है जो बाढ़ की विभीषिका के लिए बहुत बदनाम है, जिनमें सबसे पहला नाम आता है कोसी का। हाल के वर्षों में बाढ़ की स्थिति मानवीय स्थिति से भी उत्पन्न हो रही है। देखिए, प्राकृतिक आपदा तो है, लेकिन हाल के वर्षों में मनुष्य की गलती के कारण भी बाढ़ आ रहा है। बाढ़ को रोकने के लिए जैसे मनुष्य की गलती क्या होगी? पेड़ काट रहे हैं तो बाढ़ आ रहा है, तटबंध सही नहीं बना रहे तो बाढ़ आ रहा है, नदी का रास्ता रोक रहे हैं बाढ़ आ रहा है। तो कहीं ना कहीं बाढ़ रोकने के लिए हम लोगों को बांध अर्थात तटबंध बनाने होंगे। ठीक है, नदी का बढ़ता जल स्तर जब इन्हें तोड़ देता है, मनुष्य अपनी सुविधा के लिए बांध बनाते हैं, अपने फायदे के लिए बांध बनाते हैं, लेकिन जब नदी इसको तोड़ देता है, नदी का जल स्तर इसको तोड़ देता है तो अनेक क्षेत्र जो है वह जल में डूबने लगते हैं। जिसका एक उदाहरण 2008 में है, भारत नेपाल सीमा पर कुशहा के पास, जो कि आपका बीरपुर जिला के आसपास, सुपौल जिला में पड़ता है, सुपौल जिला के आसपास है, कुशहा तो नेपाल में पड़ता है, वहां तटबंध टूट गया जिससे भयंकर बाढ़ आई थी। यानी इसमें हम लोग देखते हैं कि बाढ़ का संबंध वर्षा से है। अगर वर्षा अच्छा से होता है, हम लोग जान रहे हिमालय की तराई में जब वर्षा
अच्छी तरह से होती है तो अत्याधिक भयानक स्थिति बिहार की हो जाती है, क्योंकि कोसी नदी उफान पर आ जाता है। ठीक है, और इस विभीषिका के लिए कौन सा नदी बिहार में बदनाम है? तो याद रखिएगा, इस विभीषिका के लिए, इस भयंकर कंडीशन के लिए बिहार का कोसी नदी बदनाम है। लेकिन आजकल मानवीय स्थिति के कारण भी, मानव की गलती के कारण भी बाढ़ आ रहा है। पेड़ पौधे काट रहे हैं, बांध बना रहे, बांध बना के नदी का रास्ता तोड़ रहे हैं, तोड़ नहीं रहे, रोक रहे हैं। और जब नदी उफान में आती है तो उस बांध को तोड़ देती है। बांध के दूसरे तरफ जो लोग रहते हैं वो तो टेंशन फ्री है कि हमारे पास पानी नहीं आएगा, बांध है। लेकिन जब वो बांध टूट जाती है तो रातों रात उनकी जिंदगी तबाह हो जाती है। जिसका एग्जाम्पल 2008 में भारत नेपाल सीमा पर कुसाहा के पास जो बांध आया था वह है, जिसमें हजारों लोगों के घर बसेरे उजड़ गए थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जमीन के नीचे धस गई थी। ठीक है, तो बाढ़ के बारे में हम लोगों ने कुछ बातें और जान ली, तो नोट कर लीजिए इन सब बातों को बच्चों। बाढ़ ही एक आपदा नहीं है, इसके अलावा कुछ अन्य आपदा है, जिसमें एक आपदा है चक्रवात। चक्रवात साइक्लोन जिसको कहते हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में प्रतिवर्ष चक्रवात आते हैं। समुद्र में जब निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है तो समुद्र में हवाएं तेजी से बहने लगती है, उसको चक्रवात कहते हैं, जिससे आंधी की स्थिति आती है और वर्षा भी पड़ने लगती है। मई और जून और अक्टूबर नवंबर में अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी दोनों में चक्रवात उठते हैं। जनरली आप देखिएगा मई जून में और अक्टूबर नवंबर में चक्रवात आते हैं। परंतु बंगाल की खाड़ी का जो चक्रवात अक्टूबर नवंबर में आता है वो बहुत भयंकर होता है। अगली बार भी आप लोग देखे होंगे दुर्गा पूजा के समय जो चक्रवात आया था जिससे बड़े बड़े पंडालों को नुकसान पहुंचा था। तो याद रखिएगा, बंगाल की खाड़ी में जो अक्टूबर नवंबर में चक्रवात आता है वो भयंकर नुकसान पहुंचाता है, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। और बंगाल की खाड़ी से जो चक्रवात आता है उससे झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और पूर्वी भाग प्रभावित होता है। उसके तटीय इलाके तो प्रभावित होते ही हैं, उनके अलावा ये सब राज्य भी प्रभावित होता है। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे तटीय राज्यों में तूफान तूफान मोही जिसको कहते हैं स्ट्रॉम सर भी आते, बहुत भयंकर तूफान आता है। कहाँ का? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में। और इससे धन जन की बहुत ज्यादा हानि होती है, पेड़ पौधे और मकान भी ध्वस्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार चक्रवात हम लोगों ने देखा कि समुद्र में जब निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है तो समुद्र से स्थल भाग की ओर बहुत तेजी से हवाएं बहने लगती है, जिसमें बादल भी आते हैं और वर्षा भी होता है। भयंकर स्थिति पैदा हो जाती है। और ये आता कब है? मई जून और अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी दोनों से आता है। लेकिन बंगाल की खाड़ी से जो साइक्लोन, जो चक्रवात अक्टूबर नवंबर में आता है वो बहुत ज्यादा डेंजर होता है। तो यह भी एक प्राकृतिक आपदा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं ओलावृष्टि और हिमस्खलन, दो को देख रहे हैं। ओलावृष्टि क्या है? ओलावृष्टि, ओला मतलब होता है बर्फ का। ठीक है, कभी कभी वर्षा के समय पानी से अधिक बर्फ के टुकड़े के बौछार होने लगती है। आप देखेंगे कभी कभी जब वर्षा होगी ना तो पानी से ज्यादा बर्फ का टुकड़ा नीचे गिरने लगता है। इसी को कहते हैं ओलावृष्टि, यानी एकदम पत्थर की तरह होगा, गोल गोल होगा। इसको ओलावृष्टि कहते हैं, यानी वर्षा के साथ वर्षा से ज्यादा बर्फ के टुकड़ों का गिरना ओलावृष्टि कहलाता है। ओलावृष्टि तो कभी हो ओलावृष्टि तो कभी हो जाती है, परंतु खड़ी फसलों के समय की ओलावृष्टि फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, बर्बाद कर देती है। किसान की कमर टूट जाती है, सब्जी और अनाज की फसल नष्ट होने से कभी कभी उन्हें भारी आर्थिक हानि भी होता है। देखिए, ओलावृष्टि तो कभी भी हो जाएगा, लेकिन उससे टेंशन नहीं है। लेकिन जब ओलावृष्टि उस समय हो जब खेतों में अनाज खड़ी हो, तो उस समय अगर जैसे धान का फसल खड़ा है, गेहूं का फसल खड़ा है, सब्जियों का फसल खड़ा है, और उस समय अगर ओलावृष्टि हो जाती है तो यह किसान का कमर तोड़ देती है, क्योंकि किसानों को बहुत ज्यादा आर्थिक हानि होता है, फसल बर्बाद हो जाते हैं, बेचारे का साल भर का मेहनत बर्बाद हो जाता है। तो ओलावृष्टि वर्षा के साथ बर्फ का गिरना ओलावृष्टि कहलाता है, और यह बहुत ज्यादा नुकसान किसको पहुंचाती है? फसलों को पहुंचाती है। अगला देखते हैं हिमस्खलन। हिमस्खलन मतलब होता है हिमालय के तराई के राज्य, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, जो हिमालय का मैदानी इलाका है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ भारी वर्षा या बर्फबारी से बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें खिसक कर नीचे गिरती है। यानी कह सकते हैं जो पहाड़ के एरिया में
जो बर्फ की चट्टाने हैं उनका खिसक कर नीचे गिरना हिम संकलन कहलाता है। हिम संकलन, हिम मतलब बर्फ, संकलन मतलब होता है टूट कर गिरना। ठीक है, तो हिमालय के तराई क्षेत्र खास करके जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जिसको पहले उत्तरांचल कहा जाता था, वहां पर जब वर्षा पड़ती है या बर्फबारी होती है तो बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े खिसक कर नीचे गिरते हैं और इसी को हम लोग कहते हैं हिम संकलन। इससे सीमित क्षेत्रों में लोगों के दबने से, भवनों के गिरने से, सड़कों के मार्ग अवरुद्ध हो जाने से समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसमें कभी कभी लोग दब जाते हैं, दबने से मर जाते हैं, भवन भी गिर जाते हैं, सड़कों का मार्ग रुक जाता है और भारी समस्या उत्पन्न होती है। और हमारे एरिया का 3 राज्य, कौन कौन राज्य? जम्मू कश्मीर, पहला में जम्मू कश्मीर, दूसरा में हिमाचल प्रदेश और तीसरा में उत्तराखंड। ये 3 राज्य जो है, यहाँ हिम संकलन होना कोई बड़ी बात नहीं है, माइनर बात है। यहाँ के लोग आदी हो गए हिम संकलन का और यहाँ बहुत ज्यादा नुकसान भी हिम संकलन से होता है। ठीक है, अब देखते हैं भू संकलन। हिम संकलन का मतलब होता है हिम यानी बर्फ का खिसकना। भू संकलन का मतलब होता है मिट्टी, भूमि, पहाड़, चट्टान का खिसकना। हिम संकलन की तरह तराई ढाल पर भी, यानी जो ढाल होता है उस ढाल पर भी अधिक मिट्टी जब खिसक कर नीचे गिरती है तो इसको हम लोग भू संकलन कहते हैं। यानी बर्फ का खिसक कर नीचे गिरना हिम संकलन और मिट्टी का खिसक कर नीचे गिरना भू संकलन कहलाता है। और हिमालय के तराई भाग में जब वर्षा होती है या हिमपात होता है तो ऐसे कंडीशन में पहाड़ी का मिट्टी, चट्टान वगैरह खिसक कर नीचे गिरती है, जिसे हम लोग भू संकलन के नाम से जानते हैं। और ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के तराई भाग, सिक्किम, दार्जिलिंग, अरुणाचल प्रदेश, इन सब क्षेत्रों में हम लोग अक्सर भू संकलन की घटना को देखते हैं, क्योंकि ये एरिया थोड़ा सा पहाड़ी भाग है, यहाँ मिट्टी खिसक कर गिरती है और इससे भी जान माल की हानि होती है, लोग मर जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां पर चट्टाने टूटकर गिर जाती हैं, बर्फ का पूरा पहाड़ ढलकर गिर जाता है और मलबों में दब कर लाखों हजारों लोगों की जान चली जाती है। जान माल की भी नुकसान होती है, सड़कों का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, आवागमन में कठिनाई की समस्या उत्पन्न होती है। तो भू संकलन भी एक बहुत महत्वपूर्ण आपदा है। उसके बाद है वज्रपात, जिसको हम अपने भाषा में कहते हैं बिजली गिरना, आकाशीय बिजली का गिरना। कभी कभी आप देखिएगा वर्षा के समय बादलों में अधिक हलचल होती है तो बिजली नीचे गिरती है और बिजली के नीचे गिरने से कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इसी को कहते हैं वज्रपात। वज्र मतलब होता है बिजली, पात मतलब होता है गिरना, बिजली का नीचे गिरना। मकान पर ये बिजली गिरती है तो मकान टूट जाते हैं, पेड़ की डालियां टूट जाती हैं, सूखे स्थान पर बिजली गिर जाता है, कभी मनुष्य पर गिर जाता है, कभी पशु पर गिर जाता है। आप लोग आए दिन सुनते होंगे कि वज्रपात से, बिजली गिरने से कुछ लोगों की जान चली गई। अभी हाल ही में अपने एरिया में 3 लोग, 2 भाई थे और एक पड़ोसी थे, तीनों मवेशी लाने गए थे, उन पर बिजली गिर गया, तीनों एक साथ मर गए। आकाशीय बिजली का गिरना वज्रपात कहलाता है और ये जनरली वर्षा के दिन में होती है, जब बादलों में अधिक हलचल देखने को मिलता है। अगला टॉपिक है मेघ स्फोट। स्फोट में विस्फोट कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग मेघ विस्फोट, स्फोट लिखा गया है। मेघ विस्फोट या हम लोग कह सकते हैं बादलों का फटना। बादलों का फटना, आप लोगों ने सुना था केदारनाथ में भारी तबाही मची थी बादलों के फटने से, और बादलों का फटना ही कहलाता मेघ विस्फोट। तो देखिए जो पहाड़ी एरिया है हमारे यहाँ बादल ज्यादा फटते हैं उत्तराखंड में, उत्तराखंड का चमोली जिला हुआ, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में। ये 2 एरिया जो है बादल फटने के लिए, कुछ हद तक जम्मू कश्मीर, इन सब कुछ एरियाओं में बादल फटते हैं क्योंकि ये पहाड़ी एरिया होते हैं। पहाड़ी स्थानों पर कभी कभी अचानक कम समय में ही इतनी अधिक वर्षा हो जाती है कि उन स्थानों पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाता है। मतलब जो कैपेसिटी, उस कैपेसिटी से ज्यादा वर्षा हो जाना, उस लिमिट से ज्यादा वर्षा हो जाना क्या कहलाता है? बादलों का फटना या मेघ विस्फोट के नाम से इसको जानते हैं। और ऐसी स्थिति हो जाती है कि 1-2 घंटे के वर्षा में बाढ़ वाली स्थिति आ जाती है, लोगों के घर बह जाते हैं, तबाह हो जाती है जिंदगी।
बस 2-4 घंटा का वर्षा इतनी तबाही मचा देता है। और इससे भूसंकलन भी होने लगता है, क्योंकि बादल फटते हैं, पहाड़ी एरिया में बादल फट गया, जैसे पहाड़ी एरिया, जैसे मान लीजिए 3 ओर से पहाड़ है, ये एक पहाड़ है, एक पहाड़ है, पीछे पहाड़ है, यहाँ बादल फटा और यहाँ पर कुछ लोगों के घर, तो बादल फटा तो पानी तेजी से ऊपर से नीचे आ रही है, और मान लीजिए नदी की धार का कैपेसिटी जितना है, उससे ज्यादा मात्रा में पानी जब नीचे उतर रही है, तो वो अपने साथ ऊपर से मलबा कचरा वगैरह लेके आ रही है और सबको बहाते हुए लेकर चल जा रही है। तो कहीं ना कहीं बादल के फटने से भू संकलन, यानी ऊपर से पहाड़ों का टूट कर गिरने की संभावना भी बढ़ जाती है। एक और आपदा हमारे लिए ज्वालामुखी, ज्वालामुखी विस्फोट अचानक हो जाता है। पृथ्वी के भीतर कहीं कहीं भारी मात्रा में पिघली चट्टान, भारी मात्रा में पिघली चट्टानों और गैस निकलती रहती है, पिघली चट्टान और गैस निकलती है, जिसको मैग्मा कहते हैं। पृथ्वी के भीतर से कहीं कहीं देखिएगा एक पहाड़ होता है, उस पहाड़ से भारी मात्रा में गैस और पिघली चट्टान निकलते हैं, जिसे हम लोग मैग्मा कहते हैं। वस्तुतः यह ज्वालामुखी विस्फोट है जो अत्यंत भयानक होते हैं। यह एक ज्वालामुखी विस्फोट है। जब ज्वालामुखी पहाड़ अलग होता है, उस वह पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा बढ़ रही होती है, उस मैग्मा से जुड़ा होता है। जब तक ये अपना प्रेशर नहीं बनाया, ये फूट के बाहर नहीं निकला है, बस हल्का हल्का धुआं वगैरह पहाड़ से बाहर निकलता है। लेकिन जब ये प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है, तो अचानक से बहुत तेजी से मैग्मा वगैरह गैस वगैरह बाहर निकलने लगते हैं। इसी को ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। भारत में अंडमान के पूर्व की ओर एक टापू पर ज्वालामुखी का प्रकोप है। भारत में ज्वालामुखी का प्रकोप कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पूर्व दिशा में एक टापू है, वहां पर ज्वालामुखी विस्फोट होने की संभावना है। देश के शेष भाग में भी बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ ज्वालामुखी है। हालांकि विस्फोट की संभावना हमारे एरिया में कम होती है, बहुत कम होता है, सुनने को नहीं मिलता है। लेकिन यूरोपीय कंट्री हो गया और ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीकन कंट्री हो गया, इन सब क्षेत्रों में ज्वालामुखी बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब हम लोग मेन आपदा पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सूखा। सूखा भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण आपदा है। सूखा मतलब होता है सामान्य से कम वर्षा होना। जब वर्षा बहुत ज्यादा हो जाती है तो बाढ़ आ जाती है, और जब वर्षा सामान्य से कम यानी 25% से कम होती है, लेस 25%, तब ऐसी कंडीशन में सूखा की स्थिति पैदा होती है। सूखा भी एक प्राकृतिक आपदा है। जब लंबे समय तक वर्षा नहीं होती है, तो धरती पर पानी की कमी हो जाती है, पेड़ पौधे सूखने लगते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे को भी पानी चाहिए। जब लंबे समय तक वर्षा नहीं होगी तो पानी की कमी हो जाएगी, पेड़ पौधे सूखने लगेंगे, और इसी स्थिति को हम लोग कहते हैं सूखा। खेतों में फसलें सूख जाती हैं, लोगों तथा पशुओं को पीने का पानी की समस्या हो जाता है, ऐसा स्थिति पैदा होता है। सामान्य से जब कम वर्षा हो, 25% से कम वर्षा हो, तो वह स्थिति सूखा की स्थिति कहलाती है। और ऐसी स्थिति में जमीन के अंदर पानी की कमी हो जाती है, पेड़ पौधे सूखने लगते हैं, यहाँ तक कि जानवरों और मनुष्य को पीने का पानी भी नहीं मिल पाता है, और इस स्थिति को सूखा कहते हैं लोग। सूखा आने पे अकाल की स्थिति भी फैलती है। अकाल मतलब क्या होता है? अकाल मतलब होता है जितना पैदा होना चाहिए अनाज, उससे कम अनाज का पैदा होना, और लोगों का भूखे मरना अकाल कहलाता है। अब सूखा के कारण क्या है, उसको जिक्र कर लेते हैं। सूखा के कई कारण, सबसे पहले तो है वर्षा का समय पर न होना या कम होना। वर्षा कम होगी, समय पर नहीं होगी, जमीन के अंदर पानी की कमी हो जाएगी, और सूखा का स्थिति पैदा होगा। दूसरा है नदियों, तालाबों और कुआं का सूख जाना। इस सब का कारण मेन तो वर्षा है। वर्षा कम होगी, भूमिगत जल गिरेगा, नदी तालाब और कुआं में पानी सूख जाएगा। भूमि जल स्तर का नीचे गिरना, भूमि जल का नीचे गिरना, भूमि जल स्तर का नीचे गिरना, सबका कारण वर्षा पर ही डिपेंड है। वर्षा होगी तो भूमि जल स्तर का पूर्ति होगा, और नहीं होगी तो भूमि जल स्तर नीचे गिरेगा, जिससे सूखा की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। वनों की कटाई करना, क्योंकि वन की कटाई होगी, कटाई कर दी जाएगी तो जमीन के अंदर जल की कमी तो होगी, क्योंकि वन जितने पेड़ रहेंगे वो जल को रोकते हैं। कारण यह है कि वो जमीन के अंदर का पानी को भाप बना के उड़ाते हैं, और वर्षा के पानी को फिर से कलेक्ट करने की क्षमता रखते हैं। तो वनों का कटना, और वन जो याद रखिए, जो पेड़ पौधे है ना, वो वायु को अट्रैक्ट करते हैं। पेड़ पौधे रहेंगे, वायु अट्रैक्ट होगा, वायु पेड़ पौधे की ऊपर आएंगे, और पर्यावरण में और वर्षा पड़ेगी। और जंगल वाले एरिया में वर्षा ज्यादा पड़ती है, क्योंकि बादल को
अपनी खींचने की क्षमता पेड़ पौधों में है। अब बादल आएंगे तो वर्षा होगी। पर्यावरण में असंतुलन भी सूखा का एक कारण है। पर्यावरण का अनबैलेंस होना, जल का दुरुपयोग करना, जल का बेहतर तरीके से प्रयोग नहीं करना, बेकार में ट्यूबवेल नल चल रहा है चले हुए छोड़ दिए। जहां हम लोग पहले ट्यूबवेल चला के नहाते थे, अब झरना में नहाते हैं, नल में नहाते हैं, पानी भरते हैं, नहाए जाते हैं। पहले ट्यूबवेल चला के नहाते थे तो 1-2 बाल्टी काफी था। अब झरना चला के लोग 10-20 बाल्टी नहा लेता, पता नहीं चलता। तो ये भी कुछ कमी है कि जल का हम लोग गलत उपयोग कर रहे हैं और जल के संग्रह करने का भी हमारे पास तरीका नहीं है। इन सब कारणों से सूखा की स्थिति पैदा हो रही है। ठीक है, बस यही टॉपिक पढ़ना है आज हम लोगों का। सूखा के बाद ये टॉपिक हम लोगों का खत्म हो जाएगा। कारण तो पढ़ ही लिए, सूखा का प्रभाव भी देख लेते हैं। सूखा से क्या होता है, फसल नष्ट हो जाती है, फसल सूखने लगते हैं और फसल सूखने से फसलें नष्ट हो जाती है, किसानों की स्थिति खराब हो जाती है, लोगों को अनाज नहीं मिलता है, पशुओं को चारा और पानी की भी कमी हो जाती है सूखा में, क्योंकि सूखा पड़ने से चारा तो उगेगा नहीं, फसल नहीं उगेगा तो चारा कहां से उगेगा। लोग पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं। सूखे वाली स्थिति में खेती नहीं होती है, काम नहीं रहता, रोजगार नहीं रहता, इसीलिए लोग अपना क्षेत्र छोड़कर दूसरे क्षेत्र पर जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। भोजन और पानी की समस्या भी उत्पन्न होती है। भोजन पैदा नहीं होगा, अनाज पैदा नहीं होगा, फसलें नष्ट हो जाएगा, अनाज ही पैदा नहीं होगा तो लोग खाएंगे क्या। तो भोजन और पानी की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है, अकाल की स्थिति बन जाती है, लोग मरने लगते हैं। ठीक है, और एक प्रभाव पड़ता है, गरीबी और बेरोजगारी बढ़ती है, क्योंकि लोग खेती करते हैं, कमाते हैं। जब खेती ही नहीं होगी, अनाज ही पैदा नहीं होगा, गरीबी बढ़ेगी, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, क्योंकि खेती में होती थी तो बहुत सारे लोगों को खेती में मजदूरी मिल जाती थी। खेती ही नहीं होगा तो लोगों को मजदूरी नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अब लोग पढ़ते हैं सूखा से बच कैसे सकते हैं। सूखा से बचाव का उपाय क्या है। सूखा से बचाव का उपाय है वर्षा जल संग्रहण करना, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो वर्षा का पानी होता है उस पानी को हम लोग किसी भी तरह जमीन के अंदर पहुंचा दे, चाहे तालाब खोद ले, कुआं बना ले, बांध बना ले, इनसे भी पानी को सुरक्षित रख सकते हैं। तालाब खोदकर, कुआं बनाकर, बांध बनाकर पानी को सुरक्षित रख सकते हैं। यानी ज्यादा से ज्यादा वर्षा जल को कलेक्ट करके रखना है, क्योंकि वर्षा जो 3 महीने पड़ती है उसी पानी को अगले 9 महीने, यानी 9 महीने हम लोगों को चलाना है। 3 महीने जो वर्षा पड़ी उस पानी को 9 महीने चलाना है, सालों भर चलाना है, यानी 9 महीना वर्षा पड़ेगी नहीं तो उस समय इसी पानी का उपयोग करें। तो बहुत लोग छतों पर बड़े बड़े टैंक बना देते हैं, या फिर जैसे मान लीजिए हमारा छत घर हो गया, इस तरह की व्यवस्था भी की जाती है। ये घर होते हैं तो वर्षा जल का पानी जो आ रहा है, जब छत से पानी गिरेगा इसको पाइप के द्वारा जमीन के अंदर बड़े बड़े टैंक बना के उसको कलेक्ट कर लेते हैं। इससे भी भूमि जल की कमी जो है पूरी हो जाती है। पेड़ पौधे लगाकर पर्यावरण को संतुलन बना सकते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे लगाएंगे, पेड़ पौधे जमीन भूमिगत जल की कमी को पूरा करते हैं। पर्यावरण को संतुलित करके भी हम लोग भूमिगत जल की कमी को बना के कमी को पूरा कर सकते हैं। तो पर्यावरण में संतुलन स्थापित करना, पेड़ पौधा लगाना, जल का सही और सावधानी उपयोग करना, इन सब तरीकों को अपना करके हम लोग सूखा की समस्या से समाधान पा सकते हैं। और सरकार को भी चाहिए राहत कार्य चलाए, क्योंकि सूखे के समय सबसे ज्यादा कमी हो जाती है अनाज की और पानी की। इसलिए सरकार को अनाज और पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार को रोजगार भी उपलब्ध कराने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि लोगों को रोजगार मिले, और रोजगार मिलेगा तो लोग अपनी स्थिति को सुधार पाएंगे। नहीं तो सूखा एरिया में तो ना खेती होती है, जैसे आप राजस्थान चल जाएंगे और दूर दूर तक आपको बालू ही बालू दिखेगा, खेती ही नहीं होती, तो उस एरिया में जो लोग रहते हैं तो बेरोजगार है ना होंगे जी। तो उनको रोजगार की व्यवस्था सरकार को करानी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने क्या देखा, सूखा एक गंभीर आपदा है, लेकिन यदि हम जल का संरक्षण करें, जल को बचाएं, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं, आधुनिक तरीके का प्रयोग करें, तो कहीं ना कहीं इसके प्रभाव को हम लोग कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है बच्चों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए बच्चे, इससे हम लोग मोटिवेट होते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। Yeah.